Hello everyone, welcome back to StudyWise. I hope you all are doing well and you all are learning well. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इस चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो कि 6 चैप्टर है क्लास 10th की साइंस से। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर अप किया था न्यूट्रिशन के दोनों पार्ट्स, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था, इसके मेजर इवेंट्स पढ़ लिए थे, और फिर हमने कवर किया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन से। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जैसे ये लेक्चर देख रहे हैं कोई भी चीज मिस ना करें बीच में, क्योंकि ये ना एक कंटिन्यूस फिल्म की तरह चल रहा है। अगर आपने एक पार्ट मिस कर दिया ना, आपका आगे सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा इस टॉपिक का। तो अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस टॉपिक है और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारी खुद की बात हो रही है, और जहाँ हमारी बात होती है तो हमें इंटरेस्ट ऑब्वियसली बनता ही है और ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 3 विद द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब देखिए ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होता है। ह्यूमन क्या है? ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है। ओमनिवोरस मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्या हो, प्लांट्स पे भी सर्वाइव करते हैं और एनिमल्स पे भी सर्वाइव करते हैं। तो हम क्या है हम ओमनिवोरस हैं। और ह्यूमंस में ना बेटा क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। वही जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अमीबा के केस में। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होगा? इजेशन। इजेशन में क्या होगा, हमने खाना खाया। उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा फूड। उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमने खाना खाया उसमें से मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एंड देन एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब करे हैं ना न्यूट्रिशंस मिनरल, उसका यूज होगा। उसका क्या होगा बेटा, उसका हमारे बॉडी में क्या होगा, यूज होगा। उसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। उसके बाद लास्ट इज इजेशन। इजेशन मतलब हमारी बॉडी से वो खाना बाहर निकल जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम? इजेशन। तो 5 स्टेप्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता था और ह्यूमंस में भी क्या पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉपिक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। ओमनिवोरस मतलब कि भाई हम प्लांट पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन नेसेसिटी को पूरा करने के लिए। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट्स बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन। वही होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है फूड का, उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो यहाँ पे ये 2 पार्ट बता दिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ऑर्गन। अब ये नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा 2 तरह का है, नहीं, यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल बेटा वो होती है, कैनाल मतलब क्या, आप एक पैसेज बता दो। कैनाल वो हो गया ना, एक पैसेज हो गया। मान लो कि ये है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बेटा वो होती है, इसमें वो ऑर्गन्स आते हैं जिसमें से जो हम खाना खा रहे हैं वो एक्चुअली पास हो रहा है उस ऑर्गन के थ्रू, उसमें से वो खाना जा रहा है। हमने मान लो खाना खाया और इसमें से पास होता होता डाइजेस्ट, उसका इजेशन ऐसे हो रहा है कि वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। जो ऑर्गन्स इस पैसेज के थ्रू, इस पाथ में आएंगे, उसको कॉम्बिनेशन में हम क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल कह दिया जाएगा। अब एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं? एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो होते हैं जिसके थ्रू खाना पास नहीं हो रहा है, बट दे आर सिक्रीटिंग क्या, एसिड्स, एंजाइम्स, या फिर वो अपने सिक्रीशन से क्या करते हैं, खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। उनके थ्रू खाना नहीं जा रहा है, पर क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। वो उसको हम क्या कहेंगे? एसोसिएटेड ऑर्गन। और जिसमें से क्या होगा, जिसमें से खाना एक्चुअली पास करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो
Alimentary canal is a long hollow tube which contain organ through which the food actually passes. Esophagus हो गया, stomach, small intestine, large intestine, etc. वही जो मैंने आपको बताया कि जिसमें से खाना एक्चुअली क्या करे, पास करे, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल. ऑन द अदर हैंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन से हो गए, ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासेस फ्रॉम देम. कोई भी खाना उनके अंदर से पास नहीं हो रहा बट दे हेल्प इन डाइजेशन. वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे डाइजेशन में. अब इसमें कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे लीवर के थ्रू खाना नहीं पास होता ना, बट वो अपने कुछ सिक्रीशंस करता है खाने को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में. वैसे ही कुछ सिक्रेशन पैनक्रियाज करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स कर सकते हैं एक्सेट्रा. सलाइवरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं बेटा, जो हमारे मुंह के आसपास होते हैं, जो हमारा मुंह में क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. और हमारा जो सलाइवा है उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो खाना क्या करते हैं, पचाते हैं. समझ रहे हो. एलिमेंट्री कैनाल को और क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे गैस्ट्रो का मतलब है बेटा पेट. गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पेट. इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन और ट्रैक्ट मतलब रास्ता. ट्रैक मतलब रास्ता. समझ रहे हो कि एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है, वो पैसेज है जिसके थ्रू एक्चुअली खाना क्या करेगा, पास करेगा. बट ऑन द अदर हैंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू खाना पास नहीं कर रहा है बट वो अपना फुल हेल्प कर रहे हैं अपने सिक्रीशंस के थ्रू खाने को डाइजेस्ट करने में. उसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन्स. अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक्चुअली में एलिमेंट्री कैनाल है क्या. यहाँ देखो ये हो गया माउथ, हमने यहाँ से क्या खाया, खाना खाया, माउथ से हमने खाना खाया, वो कहाँ चला गया, एसोफेगस में. एसोफेगस में गया. एसोफेगस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फूड पाइप. जो फूड पाइप है हमारी, जो हमारा खाना पेट तक लेके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस. दिस इज फूड पाइप. दिस इज फूड पाइप. फूड पाइप से खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा. स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड थ्रू एनस क्या हो जाएगा, खाना बाहर निकल जाएगा. ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये किस में आ जाएंगे बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, खाना एक्चुअली इनमें से पास हो रहा है, इनके थ्रू जा रहा है खाना. मुंह से आया, मुंह से हमारे पास गया एसोफेगस से, एसोफेगस से आया स्टमक में, स्टमक से गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, थ्रू रेक्टम एंड एनस वो क्या कर जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो ये एक प्रॉपर पैसेज है ना जिसके थ्रू खाना आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ये किसका पार्ट है बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया. अब इसी में देखिए ह्यूमन जो ये हमको डायग्राम दिखाया गया है, अब इसमें हम देखते हैं कि भाई एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं. अब देखो सलाइवरी ग्लैंड से क्या हुआ, हमारा सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, तो वो अलग क्या करेगा, हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा जो खाना पचाने में हेल्प करेगा. ऐसे ही हमारे पास फेरिंग्स हो गया, फिर हमारे पास पैनक्रियाज हो गए. पैनक्रियाज भी तो अपने सिक्रीशंस देते हैं ना खाने को पचाने में. हमारे पास पैनक्रियाज हो गए, लीवर हो गए. तो ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, ये हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स के. ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए. तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में है क्या. एलिमेंट्री कैनाल जो मैंने आपको बताया था, एक होलो क्या है, एक चैनल है जिसके थ्रू खाना पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ कंटिन्यूअस कैनाल इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. Alimentary canal is a tubular passage extending from mouth to anus through which food passes during its digestion and absorption. क्या होता है ये, एक ट्यूबुलर पैसेज है बेटा, जो कहां से कहां तक होता है, हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक होता है, जिसमें क्या होता है, खाना एक्चुअली पास होता है और उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. ये क्या है एक्चुअली, एलिमेंट्री कैनाल. इट इज अबाउट 9 मीटर इन लेंथ. Alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. ये
ऑर्गन्स किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। अगर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल, तो आप ये सारी चीजें लिख के आओगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कॉन्टिन्यूअस चैनल है किसका, ऑर्गन्स का। एलिमेंट्री कैनाल एक पैसेज है जिसमें से खाना एक्चुअली पास करता है, जहां पे क्या होता है, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, खाने का। एलिमेंट्री कैनाल अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर क्या है, लंबी है, 9 मीटर क्या है, लंबी है। और एलिमेंट्री कैनाल के ये क्या है, ये ऑर्गन्स किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। ये ऑर्गन्स याद रखने हैं। आप सीरीज में खुद की बॉडी को इमेजिन करके अगर आप देखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। हमने खाना खाया, कहाँ गया खाना, माउथ में गया, माउथ के बाद खाना कहाँ गया, बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से कहाँ गया, फूड पाइप जिसको हम क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, वहां गया। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। एनस से क्या होगा, खाना हमारा बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका इजेक्शन हो जाएगा। अब हम इन जो ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं ना, इनको हम और डीपली पढ़ते हैं कि भाई ये किस यूज आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम माउथ पे। सीरीज में चलेंगे हम, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को अच्छे से इमेजिन करना अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, वरना हमारे पास डायग्राम है। आप जितना इसको इमेजिन करोगे खुद से रिलेट करके, खुद की बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसके लिए हमें क्या क्यूरियोसिटी होती है ना, कि हम जाने क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वैसे ही आपको पढ़ना है। ये अच्छे से, बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए सबसे पहले माउथ। अब जो माउथ है ना बेटा, वो सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी नोज और हमारे चिन के बीच में एक जो कट है ना, ये जैसे हमारे लिप्स हैं, तो ये कट जैसा है ना एक, तो सिर्फ यही क्या है, हमारा माउथ है। जैसे कपड़े में एक स्लिट नहीं लगा देते, ये हमारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी स्लिट लगा दी, ये यहाँ से तो अटैच्ड है, यहाँ से कटा नहीं है ये, बट क्या है, यहाँ से तो ओपन हो गया ना, तो इसको क्या कहते हैं, स्लिट। तो वैसे ही है, ये स्लिट है हमारी चिन के बीच में और हमारे नोज के बीच में। इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट like aperture that occurs between the nose and the chin। कहाँ होता है ये, between the nose and the chin। माउथ में क्या होता है बेटे, सॉफ्ट क्या होता है, लिप्स होते हैं हमारे जो कि सेंसिटिव होते हैं, और 2 लिप्स होते हैं हमारे, कौन से, अपर एंड लोअर। लोअर लिप हेल्प नहीं, सिर्फ लोअर लिप नहीं, बोथ लिप्स हेल्प इन होल्डिंग द फूड और दे ऑल्सो हेल्प इन स्पीच। अब देखो आप ना खुद से करके देखो, अभी ये वीडियो देखते देखते आप अपने होंठ पकड़ो और बोलने की कोशिश करो। आप नहीं बोल पाओगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बोलने में भी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिप्स ही उनको होल्ड करते हैं ना, तो वो उसका क्या काम है, फूड को होल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं और बोलने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा माउथ। माउथ के बाद अब हम अंदर जाते हैं तो क्या आ गया, माउथ के बाद अगर हम अब अंदर जाएं तो क्या आ गया, हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। अब माउथ क्या है, हमें क्या है, एक्सटीरियर दिखाई दे रहा है ना ये पार्ट। जो बक्कल कैविटी से हमारा क्या होता है बेटा, इंटीरियर पार्ट शुरू होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल that extends from mouth to pharynx and lies between two jaw। टू जो हम होती है हमारे पास, कितनी, 2 जो है ना, अपर जो एंड लोअर जो। अपर जो क्या होती है हमारी फिक्स होती है, और लोअर जो क्या होती है, मूवेबल होती है। हम बोलते हैं, हम खाना खाते हैं तो सिर्फ हमारी लोअर जो ही तो हिलती है, अपर जो तो हिलती ही नहीं है, वो तो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई कि जो हमारे पास 2 है। अब उन जो में क्या क्या है हमारे पास, हाँ, उनमें क्या फिक्स है, हमारे दांत फिक्स्ड है। दांत हमारे पास क्या है, हमारे टीथ उसमें क्या है, एम्बेडेड है। अपर जो एंड लोअर जो कंटेन्स टीथ, ठीक है। और हमारे बक्कल कैविटी में क्या होती है, हमारी जीभ होती है, हमारा गला होता है, क्या होती है हमारे पास, हमारी टंग होती है, हमारी थ्रोट होते हैं और चीक्स होते हैं। साइड में क्या हो गए, हमारे चीक्स हो गए। अब देखो ये रहा, ये हमारा माउथ का पार्ट बता रहे, क्या हो गया इसमें, लिप्स आ गए, अपर लिप एंड लोअर लिप। ये क्या किस चीज में है, हमारे माउथ में। अब ये क्या है, हमारे पास जो आ गई, अपर जो, लोअर जो। अब हमारे पास टंग है। अगर हम इसके ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा थ्रोट आ गया, और अपर और लोअर जो में क्या है हमारे पास, हमारे टीथ क्या है, एम्बेडेड है। हमारे टीथ क्या है, एम्बेडेड है। तो ये सब क्या आ गया, हमारा बक्कल कैविटी का पार्ट आ गया। इट इज एन
anterior part of alimentary canal that extends from mouth to pharynx and lies between two jaw, upper jaw and lower jaw. Upper jaw is fixed and lower jaw is movable. क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि अपर जो क्या होती है हमारी फिक्स होती है और लोअर जो मूवेबल होती है. इट हैज अ थ्रोट, टंग. लोअर साइड मतलब अंदर नीचे वाली साइड होती है ना हमारे, ये जीभ और हमारा थ्रोट क्या होता है, नीचे वाली साइड होती है. तो इट हैज थ्रोट एंड टंग ऑन द लोअर साइड एंड चीक्स ऑन द लेटरल साइड. लेटरल साइड मतलब साइड में, लेटरल साइड मतलब साइड में. अगर आप हमारे अपने मुंह के अंदर हाथ लगा के देखोगे तो जो सॉफ्ट स्किन हमारे साइड में दिखती है ना, फील होती है हमको, तो उनको हम क्या कहेंगे, चीक्स. अंदर हाथ लगा के देखिए, वो जो सॉफ्ट स्किन है ना वो चीक्स का ही पार्ट है. चीक्स वैसे तो हम हमारे बाहर वाले को भी बोलते हैं कि चीक्स, लेकिन वो अंदर भी तो है ना हमारे, उसको भी हम क्या ही कहेंगे, चीक मसल्स बोलते हैं उसको. इसको हम क्या कहते हैं, चीक मसल्स. बोथ जो कंटेन्स टीथ इन सेमी सर्कुलर रोज और आर्क. बोथ जो में क्या होती है, टीथ होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. ये हमारा हो गया बक्कल कैविटी. अब बक्कल कैविटी में हमने जो जो पार्ट्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या है, टंग है, थ्रोट है, टीथ है. तो इन सबको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि फूड डाइजेशन में तो ये भी हेल्प करते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारी टंग हमारे लिए किस लिए जरूरी है, उस किस लिए यूज होती है टंग. टंग क्या है ना बेटा, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है ये, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सारे के सारे टेस्ट बर्ड्स है ना सिर्फ हमारे टंग पे ही होते हैं. सो जो खाने का स्वाद है ना हमें सिर्फ मुंह उस जीभ पे ही आ रहा है हमें, बाकी अंदर जाके तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है. तो सारे के सारे सबसे पहले हमारा क्या रोल है टंग का, हमारे फूड को टेस्ट करने के लिए. जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं फूड, स्वीट, सॉल्ट या फिर बिटर, सब कुछ क्या है, हमारी टंग ही हमको सेंसरी ऑर्गन है, तो वहीं से क्या आ रही है, हमें सारे टेस्ट बर्ड्स हमें वही मिलते हैं. सेकेंडरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टंग का रोल की क्या करती है, वो हमें बोलने में हेल्प करती है. हेल्प्स इन स्पीच. क्या करती है वो, हमें हेल्प्स इन स्पीच. जैसे अभी तुमने होठ पकड़ के बोलने की कोशिश की थी ना, ऐसे ही अब अपनी जीभ पकड़ो और बोलने की कोशिश करो, नहीं बोला जाएगा ना, नहीं बोला जा रहा, तो क्या करती है वो हमें क्या करती है, हमें बोलने में हेल्प करती है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करती है, जो हम खाना खाते हैं उसको स्वोलो करने में, स्वोलो मतलब उसको अंदर निगलने में क्या करती है, वो हेल्प करती है. तो इसके 3 मेन फंक्शंस हैं ये बेटा, ठीक है. अब देखो, अब हम पढ़ते हैं टीथ, नहीं टंग. इट इज अ मस्कुलर सेंसरी मूवेबल फ्लैट स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियरली ओवर द लोअर जो. लोअर जो पे क्या अटैच होती है, हमारी टंग उसमें क्या होती है, अटैच होती है. टंग बियर टेस्ट बर्ड्स फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. तो जो भी हमें टेस्ट कर रहे हैं ना फूड का, सब कुछ हमारी जीभ में जो सेंसरी ऑर्गन्स है या बर्ड्स है, उनकी वजह से हमको क्या पता चल रहा है कि वो खाना क्या है, मीठा है, खट्टा है, सॉल्टी है. हम बोलते हैं ना नमक कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हमारी टंग की वजह से हमें पता चल रहा है. नेक्स्ट इज द टेस्ट बर्ड दैट आर सेंसिटिव to sweet and salt are located largely on the front portion. Those which are sensitive to the sour taste. Sour मतलब खट्टा टेस्ट. खट्टा टेस्ट उसको वो कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, हमारे टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे लोकेटेड है, हमारे साइड में लोकेटेड है. 10 एंड बिटर टेस्ट वाले हमारे कहाँ, पीछे लोकेटेड है. अब देखो ये है हमारी टंग, तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, टेस्ट बर्ड. तो स्वीट एंड सॉल्ट का तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, स्वीट एंड सॉल्ट का क्या होता है, आगे होते हैं. तो यहाँ से हमें पता चला रहा स्वीट एंड सॉल्ट का. सॉल्ट मतलब खट्टा, ये होते हैं हमारे लेटरल मतलब साइड में क्या होते हैं, जीभ के साइड में से हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी चीज जो खटास हमें फील हो रही है ना, वो हमें कैसे पता चलती है, क्योंकि वो टेस्ट बर्ड्स हमारे जीभ के साइड में होते हैं. बिटर मतलब कड़वा, वो कहाँ होते हैं, हमारी जीभ के पीछे होते हैं. तो ये हमारे पास क्या है, हमारे टेस्ट बर्ड्स की क्या है, लोकेशन है. और अगर आपसे कोई पूछ ले जीभ अपनी टंग के बारे में और आप टेस्ट बर्ड्स डिफाइन कर रहे हो, उसमें एक सिंपल सा डायग्राम बना के आना है, ठीक है. मान लो आप एक सिंपल सा डायग्राम बना के आप ये सारे के सारे डिफाइन करके आएंगे, ठीक है. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, प्लस
मैं जैसे ये वीडियो बना रही हूँ तो शायद मैं इतने अच्छे से बना भी ना पाऊँ, बट आप कोशिश कीजिएगा कि साफ से साफ डायग्राम बना के आइए, क्योंकि ना डायग्राम्स के बहुत ज्यादा नंबर मिलते हैं, बहुत ज्यादा एग्जामिनर को समझ आता है कि बच्चे को नॉलेज है, जो वो लिख रहा है उसके बारे में उसको पता है। तो सामने क्या है हमारे, स्वीट एंड सॉल्टी, स्वीट एंड सॉल्ट के टेस्ट वर्ड्स है हमारे सामने। और लिटरल में क्या है हमारे, सॉर मतलब खटास के। अब बैक में क्या बेटा हमारा, बिटर। यहां पे क्या है, स्वीट। आगे हमारा क्या है, स्वीट एंड सॉल्ट के हैं, और साइड में है हमारे पास किसके, सौर खटास के लिए, और पीछे क्या है हमारे, बिटर टेस्ट करने वाले क्या है, टेस्ट वर्ड्स हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, यू हैव टू राइट द लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दीज टेस्ट वर्ड्स, और आपको क्या है, प्रॉपर सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम आप ड्रॉ करके आइएगा, तो आपको एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को पता है कि वो बात क्या कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, देखिए कि और किस चीज में हेल्प करती है, मैंने आपको बताया कि क्या करती है, वो स्पीच में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू क्लीन द टीथ, कभी कभी हमारे दांतों में कुछ कुछ फंस जाता है ना, तो हम उसको कैसे साफ करते हैं, हमारी जीभ से ही तो ऐसे साफ कर लेते हैं ना। और क्या है, इट इज वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी इन नेचर की मतलब वो अपने मर्जी से ही चलती है, वो किसी के बोलने से नहीं चलती, ठीक है, अपनी इच्छा से। एक होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। अब हमारा हाथ है, हमको पता है कि हम हाथ उठा रहे हैं, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी है, पर जब हम बोल रहे हैं तो हमें ये नहीं पता ना इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है, तो वो क्या है, वॉलंटरी इन नेचर है, दैट इज अपनी मर्जी से, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज टीथ। अब देखो बेटा, हमारे पास टीथ है, टीथ ना हमारे पास एडल्ट में हमारे पास कितने टीथ होते हैं, एडल्ट की बात कर रही हूं मैं, हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। अब उन 32 टीथ में 4 तरीके के टीथ हैं हमारे पास, 4 तरीके के, 4 टाइप्स हैं। अब मैं कहां ड्रॉ करूं, 4th, यही दिक्कत होती है हमेशा। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप के टीथ हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये बेटा मैं बात कर रही हूं एडल्ट्स में, ठीक है, अडल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि कितने पेयर ऑफ टीथ होते हैं हमारे पास, 32। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं मैम। कौन से होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं, कौन से, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमने 4 तरीके के टीथ बताए, ये कौन से होते हैं। अब देखो, ये जो सामने वाले टीथ है ना बेटा, जैसे इमेजिन करो आपको किसी ने बोला कि आप मेरे ये लो एक केक, इसमें से आप बाइट लो, तो आप कैसे अपने आगे वाले दांतों से छोटी सी प्यारी सी बाइट लेते हो ना, तो ये कौन से होते हैं, और ये पतले पतले होते हैं। अगर आप और दांतों के कंपैरिजन करो तो ये थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो ये हमारे आगे वाले दांत क्या हैं, इनको हम कहते हैं इंसीजर्स। अब इन इंसीजर्स के आगे चलिए, अपनी दोनों फिंगर्स को ऐसे आगे लेके चलिए, तो इन ये जो दांत हैं, 4 दांत के बाद जब आप आगे चलोगे तो आपके अगले दांत ना थोड़े से ऐसे पॉइंटी हैं, पैने हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैनाइन। इन दांतों को हम क्या कहते हैं, कैनाइन, इनको हम कहते हैं कैनाइन। ये किस लिए यूज होते हैं बेटा, टीयरिंग द फूड, और जो नॉन वेज लोग होते हैं या फिर हमारे अंदर भी जो टू टीयर द फूड, तो ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है ना, इसीलिए क्या करते हैं, ये थोड़े पॉइंटी होते हैं। उसके बाद आ गए हमारे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बेटा अगर आप आगे जाओगे तो वो थोड़े से ना ब्रॉड होते हैं, इनसे क्या होते हैं, ये थोड़े से ब्रॉड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स। देन मोलर्स, लास्ट के 3 कौन से हो गए हमारे, मोलर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जाड़ दाड़ ये भी बोलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, लास्ट में क्या होते हैं,
मोलर्स। क्या होते हैं लास्ट में? मोलर्स। तो हमारे पास कितने तरीके के टीथ हो गए? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये अपर में भी ऐसे ही होते हैं बेटा, और ये जो हमारी लोअर जो है इसी सीक्वेंस में क्या होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो गए? 4 इंसीजर्स, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर और मोलर। अब इनका सीक्वेंस ना बेटा ऐसे होता है, देखो 4 हमारे पास क्या होंगे? इंसीजर्स होंगे, 2 ऑन ईच साइड, इंसीजर्स के ईच साइड मतलब 2, एक इस साइड और एक इस साइड हमारे पास क्या होगा? कैनाइन होंगे। क्या होंगे हमारे पास? कैनाइन होंगे। देन हमारे पास 2 मतलब 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट। क्या होंगे हमारे पास? प्रीमोलर्स होंगे, मतलब कि 4। प्रीमोलर्स हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। एंड देन 3 क्या हो गए हमारे पास? मोलर्स होंगे ऑन ईच साइड मतलब 6। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास कितने दांत हो गए? ये ऑन अपर एक साइड पे हमारे पास हो गए 16 हो गए हमारे पास। अब ये लोअर जॉ में भी ऐसे ही एम्बेडेड है और अपर जॉ में भी ऐसे एम्बेडेड है। तो 16 हमारे पास कितने हो गए? 32 पेयर ऑफ टीथ हो गए हमारे पास। 32 पेयर ऑफ टीथ हो गए हमारे पास। ठीक है, ये जो बात हो रही है ना बेटा, ये अडल्ट टीथ के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको बार बार ये क्यों बोल रही हूँ कि ये अडल्ट टीथ के बाद बात हो रही है? तो आपको याद होगा कि हमारे ना 2 बार दांत आते हैं। जो बच्चों को कहते हैं ना कि दूध के दांत नहीं आए अभी, उसके दूध के दांत आए हैं, तो वो बेटा कम होते हैं नंबर में। वो कितने होते हैं? 20 होते हैं नंबर में। अब हम अडल्ट के बारे में जो हमने बात करी उसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये बेटा इनके नंबर्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो, हाँ, अडल्ट में कितने पेयर ऑफ टीथ होते हैं? 32। कितने पेयर ऑफ टीथ हो गए हमारे पास? 32 पेयर ऑफ टीथ है हमारे पास। 32 पेयर ऑफ टीथ में अब हमारे पास 4 तरीके की है, 4 तरीके के हमारे पास दांत हैं। सबसे पहले आ गया है इंसीजर्स, यहां पे लिखते हैं हम इनको, है ना। हमारे पास आ गया इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रीमोलर्स और मोलर्स 4 तरीके के हमारे पास क्या हो गए? दांत आ गए। इंसीजर्स ऑन वन जॉ की बात करेंगे अब हम, कितने होते हैं ये? 4 होते हैं ये। कैनाइन्स हमारे पास होते हैं 2, प्रीमोलर्स होते हैं हमारे पास 4, 2 ऑन ईच साइड। इसमें हम क्या बोलेंगे? 1 ऑन ईच साइड। मोलर्स हो गए हमारे पास 6, मतलब क्या हो गए? 3 ऑन ईच साइड। ये हो गए 16 ऑन ईच जो, ऑन ईच जो। ठीक है, अब 16 प्लस 16 कितना मिला हमें आंसर? 32। तो हमारे पास कितने पेयर ऑफ टीथ है हमारे पास? 32 पेयर ऑफ टीथ है हमारे पास। समझे? तो ये क्या है? एडल्ट में क्या होते हैं? ये इतने टीथ होते हैं। अब ना अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी ये। अब देखो, teeth are the hardest structure which are used for cutting, chewing, crushing of the food. Cutting मतलब फूड को कट करना, chewing मतलब उसको चबाना, crushing मतलब कि भाई जो फूड पार्टिकल्स हम खाते हैं तो उसको स्मॉलर पार्टिकल में क्या करना? तोड़ना। क्रशिंग मतलब उसको तोड़ना, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल डाइजेशन भी बोलते हैं। Teeth are embedded in the sockets of the jaw bone. This feature provide the extra strength to the teeth. अब ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि ये हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास हमारा सॉकेट हो गया। ठीक है, अब हमारा टीथ ना ये सॉकेट है, तो अब ये इसके अंदर हमारा टीथ क्या है? धसा हुआ होता है। ठीक है, एम्बेडेड मतलब धसा हुआ होता है, जिससे क्या होती है? उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं कि भाई सॉकेट के अंदर हमारा क्या हुआ? टीथ हमारा धसा हुआ है, गड़ा हुआ है। अब जैसे आप प्लग में, आप किसी भी प्लग में कोई भी सॉकेट वो लगाओगे, प्लग सॉकेट में कोई भी प्लग लगाओगे तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो उसके अंदर क्या बना लेता है? अपनी ग्रिप बना लेता है। इसीलिए हमारे दांत क्या है? उसको क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। ईच जॉ हैज 16 टीथ और 4 टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं? 16 टीथ होते हैं ईच जॉ में। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट। क्या बात हो रही है यहाँ पे? इन अडल्ट कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं?
16 नंबर ऑफ क्या हो गए हमारे पास टीथ हो गए इन ईच जॉ, और हमारे पास क्या हो गए 4 टाइप्स। कौन से हो गए? इंसीजर्स, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर, ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ टीथ। बट नंबर ऑफ टीथ हमारे पास क्या होते हैं 16 ऑन ईच जॉ, एंड टोटल कितने हो गए फिर हमारे पास 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ हो गए हमारे पास 32। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस हैव 2 टाइप ऑफ टीथ। ह्यूमंस के पास 2 तरह के दांत होते हैं बेटा। एक इसको हम बोलते हैं डेसिडियस टीथ एंड परमानेंट टीथ। डेसिडियस टीथ को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं हम इसको। प्राइमरी टीथ क्यों बोलते हैं अब इसको? आपने सुना है कि भाई दूध के दांत आते हैं, जो बच्चे को बोलते हैं कि दूध के दांत आ गए। दूध के दांत बेटा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि इन ह्यूमन लाइफ, एक ह्यूमन में क्या होता है, जब बच्चे हैं उसके दांत आते हैं, पर जो 6 से 12 साल की उम्र में है ना वो दांत निकल जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? परमानेंट टीथ आते हैं हमारे पास। उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास? परमानेंट टीथ आएंगे। अब आप ये पूछोगे कि मैम हमारे पास 2 बार क्यों दांत आते हैं? जब हमारा हर ऑर्गन एक बार आ रहा है हमारी बॉडी में, तो दांत क्यों नहीं एक बार आ सकते? पर बेटा जो हमारा जो हमारा मुंह का साइज है ना, जो हमारी बक्कल कैविटी है, उसका साइज भी तो छोटा है, उसमें इतने सारे दांत फिट ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए क्या आते हैं, पहले हमारे पास कितने दांत आते हैं? 20 पेयर ऑफ टीथ आते हैं। ये कौन से होते हैं? हमारे मिल्क टीथ। इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। उसके बाद ये जब निकल जाते हैं, अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, उसकी बक्कल कैविटी का साइज भी तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसके बाद जो प्राइमरी टीथ है या फिर जो मिल्क टीथ है, उनको रिप्लेस करके कौन से दांत आते हैं हमारे पास? परमानेंट टीथ आते हैं। उसको रिप्लेस करके हमारे पास आते हैं परमानेंट टीथ। डेसिडियस और मिल्क टीथ अक्कर इन इन्फेंट्स, बच्चों में आते हैं ये। दे स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ 6 to 12 मंथ। जब बच्चा 6 या 12 महीने तक का होता है ना, तब उसके दांत आने शुरू होते हैं। और ये कंप्लीटली कब तक आ जाते हैं? जब तक वो 2 साल का होता है ना, उसके मुंह में ये सारे दांत आ जाते हैं। कौन से दांत? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ उसके दांत कब तक आते हैं? 2 साल तक जब वो होता है तो पूरे आ जाते हैं। और ये कितने होते हैं नंबर में? दे आर 20 इन नंबर। जब वो बच्चा कितना होगा? 6 से 12 साल का होगा ना, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट टीथ से, दैट इज 32 इन नंबर। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 32 इन नंबर होते हैं। और जो हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 20 इन नंबर होते हैं वो। द लास्ट मोलर आर कॉल्ड एज विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको हम कहते हैं अक्कल जाड़ नहीं बोलते हैं, वो कब अपीयर होती है बेटा? 18 to 25 इस एज में क्या होती है? विजडम टीथ अपीयर होते हैं। और जब वो आते हैं ना, बहुत दर्द होता है। अब हमारी जो, आप पीछे हाथ लगा के देखो, आपके मोलर्स के पीछे ना जगह खाली है, वहां पे आएंगे आपकी विजडम टीथ। और जैसे वो जो उसके ऊपर एक लेयर है ना हमारी स्किन की, अब कोई भी चीज उसको ऐसे टीयर अप करके बाहर निकलेगी, दर्द तो होगा ना हमें। अब अगला पॉइंट हमारे पास द पार्ट ऑफ, अब देखो ये जो 3 पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसके। अब इसमें बताया गया है, ये हमारे पास एक सिंगल टीथ है हमारा, ठीक है। अब जो एरिया हमको दिखाई देता है ना बेटा, हमारी बक्कल कैविटी में जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है यहां तक का, ये तो ज्यादा नीचे हो गया। अब देखो जो हमें एरिया यहां तक का दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्राउन। इसको हम क्या कहते हैं? क्राउन। नेक रीजन वो होता है बेटा जो हमारे किस में होता है? जो हमारे गम्स में हल्का हल्का अपीयर होता है। जैसे अगर आप हाथ लगा के देखोगे, एक तो आपको अपनी बक्कल कैविटी में दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, जिसमें आप ऐसे हाथ लगाओगे तो क्या वो हार्ड स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउन। उसके बाद अगर आप अपने गम्स में देखोगे ना, थोड़ा सा अंदर हाथ लगा आपको फील होगा, उसको हम क्या कहते हैं? नेक। उसको क्या कहते हैं? नेक। और जो क्या होते हैं, हमारा जो सॉकेट्स में जो चीजें होती है ना, जो एम्बेडेड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रूट। उसको हम क्या कहते हैं? रूट। तो फिर हमारा जो टीथ है, जो टूथ है हमारा, अगर हम एक की बात करें तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? क्या हो गया? एक तो क्राउन हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया? क्राउन, जो हमें ऊपर विजिबल होते हैं। उसके बाद नेक हो गई हमारे पास, जो किस में होती है? हमारी गम्स में होती है। एंड रूट्स किस में होती है?
रूट्स किस में पाई जाती है हमारी? सॉकेट में। रूट्स किस में पाई जाएगी हमारे पास? सॉकेट्स में हमारे पास क्या पाई जाएगी? हमारी रूट्स पाई जाएंगी। अब एक और चीज देखिए, ये हो गई कि हमारे पास कितने पार्ट्स में होता है। अब ना हमारे टीथ के ऊपर ना बेटा एक लेयर होती है, हमारे टीथ के ऊपर जैसे यहाँ पे इसके साथ साथ ही हमारे पास एक लेयर होगी, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल की लेयर होती है ये। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कोई चीज है ना तो वो है इनेमल लेयर। ये बेटा टूट नहीं सकती और ये एज अ कवरिंग काम करती है हमारे टीथ के लिए ताकि वो टूटे ना। पर वो क्या कर सकती है? एसिड के अटैक से क्या हो सकती है? वो क्या कर सकती है? वो सड़ सकती है। क्या हो सकती है? वो डिके हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप रात को हमेशा ब्रश करके सो, क्योंकि कोई भी फूड पार्टिकल रह गया तो हमारी बक्कल कैविटी क्या करेगी? एंजाइम्स रिलीज करेगी। एंजाइम्स रिलीज करेगी, उसमें क्या होगा? कोई ना कोई एसिडिक फॉर्मूला भी होगा और वो क्या करेगा? हमारी एनेमल लेयर को खराब कर देगा। The part of the tooth embedded in the socket is known as root. The part of the tooth that is visible in the buccal cavity is known as crown, and the part under the gum is known as crown. The neck and the crown has an additional covering called as enamel. जो मैंने आपको बताया enamel की layer होती है. It is the hardest substance in the living being. Living being का सबसे hardest substance क्या है? enamel. enamel की layer सबसे ज्यादा क्या है? hardest है किसी भी living being में. The canal inside the socket has blood vessels and nerves. अब जो socket के अंदर क्या हो जाएंगी? हमारी क्या हो जाएंगी? blood vessels भी होंगी और nerves भी होंगे हमारे पास. अगला ऑर्गन हमारे पास क्या है? फेरिंग्स. अब देखो इसको सबसे पहले हम यहां से समझेंगे फेरिंग्स एक्चुअली है क्या. फेरिंग्स ना बेटा कोई भी एक ऑर्गन नहीं है, इनफैक्ट एक क्या है? स्पेस है. ये एक कैविटी है जिसको हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स का नाम दे दिया गया है. अब देखो ये हमारी नेजल कैविटी हो गई, ये हमारी ओरल कैविटी हो गई और ये हमारे क्या हो गए? लैरिंक्स है, जहां से क्या करते हैं? हमारा साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके पीछे का ये जो पैसेज है ना, इसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स. इसको कहा जाता है फेरिंग्स. अब जो मैंने आपको यही बताया कि हमारी नेजल कैविटी हो गई, ओरल कैविटी हो गई, इनके बेसिस पे ही जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नेजोफेरिंग्स कौन सा? नेजल कैविटी के पीछे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? नेजोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स कौन सा? ओरल कैविटी के पीछे का जो स्पेस है उसको क्या कहे जाएंगे? ओरोफेरिंग्स. और हाइपोफेरिंग्स. हाइपोफेरिंग्स ये जो लेरिंग्स के पीछे का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफेरिंग्स. और ये 3 किसके पार्ट्स है? फेरिंग्स के पार्ट है. और फेरिंग्स क्या है? एक्चुअली एक पैसेज है. क्या है? एक पैसेज है. किसके लिए? नेजल कैविटी के लिए और ओरल कैविटी के लिए क्या है? ये एक पैसेज है. अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं. It is a funnel shaped. क्या है ये? funnel shaped passage of respiratory and digestive tract का क्या है? एक क्या है? ये पैसेज है जो मैंने आपको बताया था. और ये किससे कनेक्टेड होता है बेटा? ये मिडल ईयर से क्या होगा? कनेक्टेड होगा. The pharynx is a conduct of food and liquid to move from mouth to esophagus तक मूव करने में क्या हो जाएगा? इसका एक रोल होता है. The pharynx muscle helps in swallowing. swallowing मतलब निगलने में हेल्प करती है pharynx की मसल, क्योंकि हमारे क्या ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट है, तो हम जैसे swallow करेंगे तो वो उसकी मसल्स भी क्या करेंगी? हमको हेल्प करेंगी. क्या करने में? खाना निगलने में हेल्प करेगी. 3 फंक्शंस पे 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस जो मैंने आपको बताया था. नेजोफेरिंग्स पार्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी, ओरोफेरिंग्स पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड लैरिंगोफेरिंग्स पार्ट बिहाइंड द लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होता है बेटा? हमारा जहां से हमारे पास क्या होती है? साउंड्स प्रोड्यूस होती है, उनको क्या कहेंगे हम? लैरिंग्स. और उस पार्ट को जो उसके लेवल पे होता है उसको क्या कहते हैं हम? लैरिंगोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स. इसको क्या कहते हैं हम? ये हो गए हमारे 3 पार्ट किसके? फेरिंग्स के. फेरिंग्स बस इतना ही सा. एक क्या है? पैसेज है. एक हमारे पास क्या है? एक पैसेज है. और ये कहां से जाता है ये पैसेज? कहां पे जाएगा? नेजल कैविटी के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे और एट द लेवल ऑफ लैरिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? ये
3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को और हम क्या कहते हैं, लेरोफेरिंग्स भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप। अब जो ओइसोफेगस का है ना बेटा, उसमें ना कोई डाइजेशन होता है, ना कोई सिक्रीशन होता है, वो सिर्फ क्या करती है, खाना पहुंचाती है हमारे पेट तक, सिर्फ उसका काम इतना ही है। ओइसोफेगस को और हम क्या कहते हैं, ओइसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। अब इट इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि ये क्या करती है, फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू क्या होता है, खाना ट्रेवल करता है हमारा स्टमक तक। इट पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम। यहां से क्या करती है, ये पास करती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर की क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। ओइसोफेगस डज नॉट हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते। इट्स वॉल सिक्रीट्स म्यूकस टू लुब्रिकेशन ऑफ द फूड। इसकी जो वॉल्स है ना, ये जैसे ये वॉल्स है इसकी, इनमें सिर्फ क्या होगा, म्यूकस प्रोड्यूस होगा। और वो म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होगा, इसलिए नहीं कि उसको खाना डाइजेस्ट करना है या फिर उसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या फिर सिक्रीशंस कर रही है, नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो फूड को क्या कर सके, ल्यूब्रिकेट कर सके। ल्यूब्रिकेशन मतलब उसको सॉफ्ट कर सके, ताकि फूड आसानी से वो उसमें से क्या हो सके, पास हो सके और स्टमक तक पहुंच सके। इन ओइसोफेगस food is pushed towards the stomachs by a wave of alternate contraction and expansion known as peristalsis. Peristalsis. अब इसमें क्या है, देखो, इमेजिन करो हमारे पास एक पाइप है, we have a pipe, और इसमें हमने एक बॉल डाल दी, ठीक है, और ये ना इसमें स्टक है, मतलब कोई जगह नहीं है इसमें कि ये अपने आप निकल जाएगी। तो अब हम इसको कैसे बाहर निकालेंगे, हम इसको यहां से पुश करेंगे, ठीक है, तो आगे ये आगे आगे हमारे पास क्या हो सके, टुवर्ड्स बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ की वॉल्स क्या होगी, एक्सपेंड होगी, यहाँ की वॉल्स क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और ये क्या हो जाएगा, ये बॉल हमारी आगे तक आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब देखो ये वाला, ये हमारा खाना है, यहाँ पे यहां से क्या हो गया, प्रेशर आया, तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुई तो यहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी, और खाना क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यही प्रोसेस होते 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 ये खाना कहां तक पहुंच जाएगा, स्टमक तक पहुंच जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। और ये नहीं है जरूरी कि ये पेरिस्टालिसिस सिर्फ ओइसोफेगस में हो रही है, ये थ्रू आउट द हमारी एलिमेंट्री कैनाल चलती है, क्योंकि जहां जहां से खाना जाता है, जहां जहां से खाना पास आउट होता है, ये थ्रू आउट वहां तक चलती है। पेरिस्टालिसिस occurs along with the rest of the alimentary canal, which with the help of smooth muscles present in the wall, it pushes food forward. ये खाने को क्या करती है, आगे क्या करती है, हमारे खाने को क्या करती है, पुश करती है। इसको क्या कहते हैं हम, पेरिस्टालिसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये मोस्टली कहाँ मिलती है, हमें कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, किसमें, ओइसोफेगस में। अगला हमारा ऑर्गन है स्टमक। थोड़ा लंबा है ये, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। हमारा आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हम क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जिसमें से खाना एक्चुअली पास करे, और ऑर्गन्स वो होते हैं जो क्या करें, हेल्प करे डाइजेशन में थ्रू देयर सिक्रीशंस। क्या इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। माउथ क्या होती है, एक स्लिट होती है हमारे बिटवीन द चिन एंड द नोज। इसमें क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, इसमें लिप्स होते हैं। नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी पढ़ी हमने। बक्कल कैविटी में क्या क्या होती है हमारे पास, हमारी टंग हो गई, हमारे टीथ हो गए, जॉ हो गई, अपर एंड लोअर उसमें, और हमारे पास क्या हो गया, हमारा थ्रोट। क्या हो गया हमारा थ्रोट, उसको क्या। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पूरा का पूरा
एलिमेंट्री कैनाल कवर अप कर देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी पढ़ लेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू करेंगे कि एक्चुअली में डाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है। अभी तो हमने पर्टिकुलर ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं, तो चलिए नोट साथ के साथ बनाते रहिए, रिवीजन करते मत भूलिएगा। अगर ये नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ रहे हो और कल का पढ़ा हुआ भूल गए। जब तक रिवीजन साथ के साथ नहीं रहोगे तो बिल्कुल सब कुछ क्या हो जाएगा, मेस्ड अप हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नोट्स बनाते रहिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड नोट्स आर अवेलेबल इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके एंड कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।